Hello friend, today we will see Buckingham pi theorem. Okay, in this chapter until now what we have finished, let me repeat. So सबसे पहले हमने देखा कि डायमेंशन क्या होते हैं. ओके, ये बहुत बेसिक पार्ट था जो आपने 11-12 में भी हुआ था. फिर हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस भी निकाले, जैसे फोर्स, पावर, विस्कोसिटी एट्सेट्रा, जो कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगने वाले हैं. तो डायमेंशंस कैसे डिराइव करते, कैसे निकालते हैं, हमने उस चैप्टर में देखा. उसके बाद में हमने डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है वो देखा और उसके मेथड देखे. तो डायमेंशनल एनालिसिस के देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. फर्स्ट वन रिलेज मेथड एंड नंबर 2 बकिंघम पाई थ्योरम. ओके, क्लियर. सो रिलेज मेथड हमने पूरी पढ़ ली है और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल भी हमने प्रैक्टिस कर ली. क्लियर. जब वेरिएबल कम रहते, 3-4 वेरिएबल रहेंगे तो हम रिलेज मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि वो सिंपल है. ओके, लेकिन जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ते हैं, जैसे जैसे इक्वेशन में वेरिएबल बढ़ते हैं तो रिलेज मेथड कॉम्प्लिकेट होना शुरू होती है. तो दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ रिलेज मेथड, that is as variable of equation increases it's become complicated. Okay, so it is difficult to handle Rayleigh's method with maximum number of variable. जैसे हमारे पास 3 ही डायमेंशन है तो 3 ही इक्वेशन बनते हैं. 3 इक्वेशन से हम 3 ही वेरिएबल सॉल्व कर पाएंगे. मतलब अगर 3 वेरिएबल है या ऑलमोस्ट 4 वेरिएबल है तो भी हम रिलेज मेथड यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ेंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि हमारे पास अल्टीमेटली तो 3 ही इक्वेशन है वेरिएबल सॉल्व करने के लिए. क्लियर. सो जो सबसे मेन ड्रॉबैक है रिलेज मेथड का कि जैसे वेरिएबल बढ़ेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. तो वो रिमूव करने के लिए या ओवरकम करने के लिए दूसरी मेथड है बकिंघम पाई थ्योरम. ओके, तो आज हम बकिंघम पाई थ्योरम में देखेंगे. तो बकिंघम पाई थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है. बकिंघम पाई थ्योरम के ऊपर एग्ज़ाम में 14 मार्क्स तक का न्यूमेरिकल आता है और बहुत सिंपल रहता है. इसमें कुछ आपको सिर्फ एक प्रोसीजर याद रखनी है, समझ के लेनी है. सब प्रॉब्लम उसी प्रोसीजर के अनुसार आपको सॉल्व करने हैं. इसमें कोई भी आपको बड़े बड़े फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं. आपको सिर्फ क्या ज़रूरत है कि आपको सिर्फ डायमेंशंस याद रखने हैं. अगर फोर्स है, पावर है, एनर्जी है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, तो आपको उसके डायमेंशंस मालूम रहने चाहिए, तभी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे. तो अब हम देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस की जो सेकंड मेथड है बकिंघम पाई थ्योरम वो क्या है. ओके, सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है. सपोज x1 इज अ फंक्शन ऑफ x2, x3, x4, x5. ओके, तो अकॉर्डिंग टू बकिंघम थ्योरम हमें क्या करना है. अभी देखो इसमें 5 वेरिएबल है, तो अगर हम इसे रिलेज मेथड से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन बकिंघम पाई थ्योरम से बहुत ही ईजी हो जाएगा. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी हमें मेजर करना है कि वेरिएबल कितने. तो हम क्या करेंगे, हम एक नया फंक्शन बनाएंगे जिसमें अब पहले बताता हूँ, ये दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये वेरिएबल इन सारे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है. तो x1 इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल. तो हम एक नया फंक्शन बनाएंगे. दिस न्यू फंक्शन, अब इसमें हम उसको भी इंक्लूड कर देंगे, f1, x1, x2, x3, x4, x5. ओके, अब हम यहाँ पर हमने एक नया फंक्शन बनाया जिसमें टोटल वेरिएबल 5 है. इसमें भी 5 है. ये टर्म याद रखिएगा. इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलते हैं इनडिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल इन सारे इनडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है. तो हमने उसको भी एक नए फंक्शन में ऐड कर लिया. अब हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल हो गए, 5. ओके, सो अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम, if there is n variable, what is n? N is number of variable. Okay, if there is n variable and that n variable have m number of dimensions, this is number of dimensions. ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ.
अगर वहाँ पर n नंबर ऑफ वेरिएबल है जिनके m नंबर ऑफ डायमेंशंस है, डायमेंशंस क्या रहते हैं जनरली m l t, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डायमेंशन है वो मैक्सिमम 3 ही रहेंगे, बराबर। 3 से ज़्यादा हम कंसिडर करते भी नहीं, हम मास, लेंथ और टाइम यही कंसिडर करते हैं, ओके। तो अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम, इफ देर इज n number of variable whose contain m number of dimension, then this n variable can be arranged in n minus m group, okay, and that n minus m group is called pi term, ओके। अब इसको आपको मैं अपने एग्जांपल पे समझाता हूँ। हमने पहले मैंने एक फंक्शन अज्यूम किया था जिसमें 5 वेरिएबल थे, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n इक्वल्स टू 5। अब वो जो डायमेंशन वेरिएबल थे x1, x2, x3, x4, x5, तो उनके डायमेंशन हम गिनेंगे, तो सपोज वो हमारे पास मैक्सिमम 3 ही डायरेक्शन है, 3 ही डायमेंशन है। डायमेंशंस कौन से, m l t, तो ये जो m है मैक्सिमम हमारे पास 3 ही रहेंगे या उससे कम रहेंगे, लेकिन हमने अज्यूम किया कि 3 है, तो हम कितने पाई टर्म बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम, n-1, मतलब सॉरी n माइनस m इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, मतलब यहाँ पर हमारे 2 पाई टर्म बनेंगे, पाई 1 और पाई 2, मतलब ये जो x1, x2, x3, x4, x5, इसको हम 2 टर्म्स में अरेंज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बोल देता हूँ। हमारे पास है अभी 5 वेरिएबल है, x1, x2, x3, x4, x5, और नंबर ऑफ डायमेंशन हमारे पास 3 है, तो हमारे कितने पाई टर्म बन रही है, 2, n माइनस m 5 माइनस 3 2, कौन सी पाई 1 और पाई 2, मतलब अब हमें ये जो 5 वेरिएबल है इसको हमें इस पाई 1 और पाई 2 में अरेंज करना है। अब ये बहुत ही ध्यान देकर सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले अकॉर्डिंग टू बकिंघम, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बकिंघम के अनुसार क्या है, हम कितने पार्ट टर्म बना सकते हैं, जितने वेरिएबल है वो माइनस जितने डायमेंशन है वो n माइनस m, ओके। और दूसरी बात, ये अरेंज करने के लिए हमें इनमें से कुछ वेरिएबल रिपीट करने होंगे, उसे हम कहेंगे रिपीटेटिंग वेरिएबल, ओके। और वो रिपीटेटिंग वेरिएबल कितने रहते हैं, रिपीटेटिंग वेरिएबल रहते हैं जितने डायमेंशन से उतने, बराबर, मतलब 3 अगर डायमेंशन है तो रिपीटेटिंग वेरिएबल भी 3 रहेंगे। समझ में आ गया, क्लियर। अगर आपके पास n वेरिएबल है जिनके m डायमेंशन है, तो आप उन्हें n माइनस m ग्रुप में अरेंज कर सकते हो, और उस n माइनस m ग्रुप को हम कहते हैं डायमेंशनलेस ग्रुप या पाई टर्म, क्लियर। और इस पाई टर्म में हमें ये सभी वेरिएबल अब अरेंज करने हैं, तो उसके लिए हमें कुछ रिपीट करने पड़ेंगे। तो कितने रिपीट करने पड़ेंगे, जितने m है उतने, मतलब जितनी m की वैल्यू है उतने। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, 3, मतलब हमें 3 टर्म रिपीट करना पड़ेंगे। सपोज हमने यहाँ पर x1, x3 और x4 को रिपीट कर दिया, ओके, मतलब x1, x3 और x4 दोनों में है। अब बचा क्या, x2 और x5, तो एक x2 यहाँ पर आएगा, एक x5 यहाँ पर आ गया, ये हो गया पाई 1, ये हो गया पाई 2। लेकिन अब इसको हमें क्या करना है, पावर देना है, a1, b1, c1, d1, यहाँ पर a2, b2, c2, d2, ये हो गई पाई। ये जो पाई टर्म है ये डायमेंशन लेस रहते हैं, बराबर, मतलब इनका डायमेंशन 0 रहता है, मतलब इसका डायमेंशन क्या रहेगा, m0, l0, t0, ओके। अगर आप इस x1, x3, x4 और x2 के डायमेंशंस पुट करेंगे और इसके डायमेंशंस के साथ उसको कंपेयर करोगे, तो आपको ABCD1 की वैल्यू मिलेगी, वो आप पुट करेंगे आपको पाई 1 मिलेगा। ये जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ ये समझने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल लेंगे आपको पूरी प्रोसीजर बहुत सिंपल लगेगी। मतलब ये एज ए थ्योरी पढ़ने के लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप इसे प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट करते हो तो ये आपको तब समझ जाएगा, क्लियर। आपको मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, इफ़ देर आर n नंबर ऑफ वेरिएबल
हैविंग m नंबर ऑफ डायमेंशन, तो हम कितने पाइटम बना सकते हैं, n-1। ओके, और ये पाइटम में रहती है, ये डायमेंशन लेस रहती है, ये बात ध्यान में रखिए। क्लियर? और इस पाइटम में हमें इस n वेरिएबल को अरेंज करना है, तो हमें उसको रिपीट भी करना पड़ता है, तो रिपीटेटिंग वेरिएबल भी लेने पड़ते हैं हमें। रिपीटेटिंग वेरिएबल कितने रहेंगे, जितने डायमेंशंस रहेंगे उतने। ओके, डायमेंशंस अगर 3 है तो रिपीटेटिंग वेरिएबल भी 3 है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये रिपीटेटिंग वेरिएबल हम कैसे चूज़ करेंगे, इसके भी कुछ रूल्स है। ओके, तो हाउ टू सेलेक्ट रिपीटेटिंग वेरिएबल। ओके, सबसे पहली चीज़ है कि वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है उसे हम रिपीटेटिंग वेरिएबल बोल के नहीं लेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, x1 इज फंक्शन ऑफ x2, x3, x4, x5। तो जब हम रिपीटेटिंग वेरिएबल चूज़ करेंगे तो हमें इन्हीं में से चूज़ करना है। x1 को हम रिपीटेटिंग वेरिएबल बोल के नहीं लेंगे। क्लियर? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी चूज एज और सेलेक्ट एज रिपीटेटिंग वेरिएबल। क्लियर? ओके, दूसरी पार्ट, अब ये जो रिपीटेटिंग वेरिएबल रहते हैं, जैसे कि पाई टर्म रहता है, अब हमारे पास रिपीटेटिंग वेरिएबल थे x1, x3, x4 और बाद में था x2, पाई 2, x1, x3, x4, x5। ये जो 3 है इसके रिपीटेटिंग वेरिएबल को होता है। अब ये जो 3 रिपीटेटिंग वेरिएबल हमने चूज़ किए, ये खुद इन्होंने डायमेंशन लेस ग्रुप नहीं बनाना है। अब देखो ये डायमेंशन लेस है, तो ये भी अगर डायमेंशन लेस हो जाएगा तो इसे भी डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। हमें क्या करना है, इन चारों को मिला के डायमेंशन लेस बनाना है। समझ में आ गया? तो ये जो रिपीटेटिंग वेरिएबल है, इन्होंने खुद डायमेंशनलेस ग्रुप नहीं बनाना। मतलब ये तीनों के डायमेंशन मिला के आपको m0, l0, t0 नहीं मिलना। ओके, ये बात ध्यान में रखो, ये डायमेंशनलेस नहीं बनना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, ये जो पहला रिपीटेटिंग वेरिएबल है, जो रिपीटेटिंग वेरिएबल है वो हम अलग अलग ग्रुप से लेंगे। मतलब एक रिपीटेटिंग वेरिएबल हम लेंगे ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी से। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब लेंथ, डायमीटर, हाइट, ये ऐसा अगर कोई रहा आपके तो इसमें से अपन एक चूज़ करेंगे। एक लेंगे हम ज्योमेट्रिक से, एक लेंगे फ्लो प्रॉपर्टी से। मतलब अगर उस वेरिएबल में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रहेंगे तो इसमें से हम एक चूज़ करेंगे। और तीसरा है फ्लूइड, मतलब विस्कोसिटी, डेंसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एक्सेट्रा। मतलब हमारे पास अगर ये 6-7 ऑप्शन है तो एक हम ज्योमेट्रिक से लेंगे, एक फ्लो से लेंगे और एक फ्लूइड से लेंगे। मतलब एक तो लेंथ लेंगे या डायमीटर लेंगे या हाइट लेंगे, फिर दूसरा हम या तो वेलोसिटी लेंगे या फिर एक्सेलरेशन लेंगे, तीसरा हम या तो हम विस्कोसिटी लेंगे या डेंसिटी लेंगे। मतलब इसमें से एक, तो ये डायमेंशनलेस ग्रुप फॉर्म नहीं करेंगे। क्लियर? तो जो भी रिपीटेटिंग वेरिएबल हम ले रहे हैं वो हम 3 अलग अलग टाइप का लेंगे। मतलब एक ज्योमेट्रिक से लेंगे, एक फ्लो से लेंगे और एक फ्लूइड से लेंगे। ज्योमेट्रिक बोले तो हाइट, विड्थ, रेडियस, डायमीटर, लेंथ, इसमें से एक। दूसरा है फ्लो प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा बुक में लिखा है, देखो एक तो हम लेंथ लेंगे, डायमीटर लेंगे, हाइट लेंगे, नहीं तो फिर वो हम वेलोसिटी या एक्सेलरेशन लेंगे या फिर रो, म्यू या न्यू से हम कोई एक ले सकते हैं। ओके, इतना आप याद रखो। बाकी का सब चीज़ें मैंने बोल दिया है। अब मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ।
देखो हमें क्या करना है, हमें डायमेंशनल एनालिसिस की दूसरे मेथड बकिंघम पाई थ्योरम पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार अगर आपके पास n नंबर ऑफ वेरिएबल है जिसके m नंबर ऑफ डायमेंशंस है, तो उस n नंबर ऑफ वेरिएबल को हम n माइनस m इतने पाई टर्म में अरेंज कर सकते हैं। ओके, और ये जो पाई टर्म है ये डायमेंशन लेस है। ओके, क्लियर। अब इस पाई टर्म में लेने के लिए हमें कुछ वेरिएबल रिपीट करने होते हैं, तो वो रिपीटेटिंग वेरिएबल कितने रहते हैं, वो रिपीटेटिंग वेरिएबल रहते हैं जितने नंबर ऑफ डायमेंशन से उतने। ओके, ये कर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वही जो मैंने एग्जांपल लिया वो रिपीट करता हूँ आपको। पाई 1 x1 रेस टू a1, x3 रेस टू b1, x4 रेस टू c1, x2 रेस टू d1, और पाई 2 x1 रेस टू a2, x3 रेस टू b2, x4 रेस टू c2 एंड x5 रेस टू d2। आपको इसके पावर इसके साथ इन टर्म के साथ कंपेयर करने आपको ABC की वैल्यू मिल जाएंगी, तो पाई की वैल्यू मिल जाएंगी। ओके, और जो नया फंक्शन मिलेगा वो हम मिलेगा पाई 1 पाई 2। ओके, जो हमने लिखा था x1 इस फंक्शन ऑफ x2 x3 x4 x5, तो उसको हमने पाई टर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर। मतलब देखो पहले कितने वेरिएबल थे, 5, मतलब पहले इक्वेशन में 5 वेरिएबल थे। अब जो नया इक्वेशन बन रहा है इसमें 2 ही वेरिएबल है, पाई 1 और पाई 2। क्लियर, मतलब हमने 5 वेरिएबल को रिड्यूस कर दिया 2 वेरिएबल में। अंडरस्टूड। तो ये था बकिंघम पाई थ्योरम, बहुत सिंपल है। इसको हम इसके कल मैं आपको न्यूमेरिकल लूँगा तो और समझ में आएगा, और एक बार और रिपीट कर दूंगा। ये थ्योरी थी, समझने में थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन जैसे जैसे हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये आपको हैबिचुअल हो जाएगा, याद आ जाएगा। इसमें आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रिपीटेटिंग वेरिएबल के बारे में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि उसने डायमेंशन लेस ग्रुप नहीं फॉर्म करना, उसमें से एक फ्लो प्रॉपर्टी आनी चाहिए, एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी आनी चाहिए, एक फ्लूइड प्रॉपर्टी आनी चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लेना। ये 2-3 चीज़ याद रखनी है, और आपको अलग अलग टर्म के डायमेंशंस याद रखने हैं, तो आप उसको ईजीली इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। कोई आपको कैलकुलेटर लेना नहीं है, सिंपल है, प्रोसीजर याद रखनी है और प्रॉब्लम सॉल्व करना है। 14 मार्क तक इस न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ सकता है, मतलब एक ही न्यूमेरिकल आएगा 14 मार्क का, बराबर है तो आपको 14 मार्क मिल जाएंगे। और इसमें कुछ फार्मूले की चीज़ें हैं नहीं, तो ऑब्वियस है बराबर आना ही है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल पार्ट है, बहुत ही सिंपल पार्ट है, तो इसको आप स्किप मत कीजिएगा। क्लियर। कोई भी अगर आपको डाउट रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।